आईसीडी की जो थी ना, तो ग्लाउकोमा की लास्ट में हमारा एंड हुआ था। ठीक है, तो ग्लाउकोमा की गाइडलाइन क्या है? सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है, कितने कैरेक्टर का होता है ग्लाउकोमा का जो आईसीडी होगा ना, वो क्या होगा? सेवन। सेवन सेवन कैरेक्टर। कैरेक्टर। ठीक है, सेवन 7 कैरेक्टर कैरेक्टर्स। का होगा। और सेवन्थ कैरेक्टर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा? स्टेज होगा, स्टेज। है ना, स्टेज तो का। हमारे पास स्टेज के लिए 5 अलग अलग ऑप्शन है। 0 है तो फिर अनस्पेसिफाइड स्टेज है, 1 है तो माइल्ड स्टेज है, 2 है तो मॉडरेट है, 3 है तो सीवियर है, और 4 है तो फिर क्या है, इनडिटर्मिनेट स्टेज का होता है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरे में क्या था कि ग्लाउकोमा के टाइप के बारे में भी कुछ होगा, है ना। प्राइमरी ओपन एंगल, टेंशन टाइप, दिस दैट, एंगल क्लोजर, इस तरह से कुछ टाइप अलग में मिलेगा। ठीक है। और मैंने दूसरा क्या बताया कि लेटरलिटी से भी हम लिंक कर सकते हैं। तो अगर राइट साइड है तो 1 मिलेगा, है ना। फोर्थ या फिफ्थ कैरेक्टर जो होगा ना, वो लेटरलिटी का होगा, तो फिर 1 है तो क्या होगा, राइट होगा। 2 है तो लेफ्ट होगा। 3 है तो बाइलेटरल होगा, और 9 है तो फिर अनस्पेसिफाइड होगा। ठीक है, तो ये हमने गाइडलाइन का यूज कर लेना है। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आईसीडी कितने जा सकते हैं, उसमें से ग्लाउकोमा के कितने होंगे, इस तरह से कैलकुलेट पहले कर लेना है। और ग्लाउकोमा वाला क्या होगा कि अलग अलग साइड का होगा ना, तो कोड भी अलग अलग होगा, है ना। ठीक है। लेकिन हाँ, H40.10 और H40.20 ये ऐसा है कि उसमें आपको नहीं मिलेगा। राइट एंड लेफ्ट वाला जो है ना, वो इस दोनों में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। ये दो कैटेगरी जो है ना, तो उसमें आपको देखोगे ना, तो राइट एंड लेफ्ट बाइलेटरल इस तरह का कोई भी ऑप्शन ये दो में नहीं मिलेगा, बाकी में मिलेगा आपको। ठीक है। उसके बाद में गाइडलाइन में हमने क्या देखा था कि अगर इनडिटर्मिनेट स्टेज का सिलेक्ट करना है तो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, है ना। अगर प्रॉपरली दिया गया है कि इनडिटर्मिनेट है स्टेज, तो हम स्टेज का कैरेक्टर 4 वाला जो है, सेवन्थ कैरेक्टर, वो हम कर सकते हैं। सेवन्थ कैरेक्टर मतलब कि सेवन्थ जगह पे जो होगा वो कैरेक्टर। ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद में लेटेस्ट गाइडलाइन, मतलब कि एकदम लास्ट में गाइडलाइन थी, वो क्या थी कि एडमिशन एक स्टेज में हुआ और बाद में स्टेज बढ़ गया, वर्ष हो गया। ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे इसको? सीवियर को जो सीवियर जो सीवियर होगा है ना, वही हायर करें। स्टेज हाईएस्ट वाला, स्टेज वो जो कर रहेगी देंगे। वो। है ना, तो यहाँ पे मतलब कि एक ही करना है, जो हायर स्टेज वाला जो आईसीडी होगा वो कर देना है। ठीक है, तो ये हमारी ग्लाउकोमा की गाइडलाइन हो गई। और आई वाले जो चैप्टर है ना, उसमें बस यही इतना ही है, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है। उसके आगे जो था वो नर्वस सिस्टम का था। तो नर्वस सिस्टम में मैंने आपको क्या बताया था कि डोमिनेंट, नॉन डोमिनेंट और एम्बीडेक्स्ट्रस पेशेंट। ठीक है। तो एम्बीडेक्स्ट्रस होगा ना, तो हमें क्या करना है, जो भी डोमिनेंट वाले आईसीडी होंगे वो कर देंगे, चाहे वो लेफ्ट साइड का हो राइट साइड का हो, डजेंट मैटर। ठीक है, क्योंकि वो एम्बीडेक्स्ट्रस है, मतलब कि दोनों साइड इक्वली इजीली यूज करता है, तो डोमिनेंट का जरूरी है, बाकी साइड कौन सी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर लेफ्ट साइड का है, तो फिर हमें क्या करना है, नॉन डोमिनेंट वाला उठाना है, और राइट साइड का दिया हुआ है। ठीक है। और तो उसके लिए फिर आईसीडी क्या उठानी है, डोमिनेंट वाली लेनी है। ठीक है। और उसके अलावा मैंने G89 का बताया था, क्या बताया था G89 का ध्यान रखने वाला पॉइंट क्या है? पेन रिलेटेड और पेन मैनेजमेंट। या पेन मैनेजमेंट या पेन रिलेटेड कुछ है, रीजन फॉर एनकाउंटर, तो उस केस में ही हम G89 वाला जो आईसीडी कोड होगा ना सीरीज का, वो पहला यूज करेंगे, फर्स्ट लिस्टेड। ठीक है। अदरवाइज बाकी सारे केसों में G89 जो होगा वो एडिशनली हो सकता है ना, लेकिन पहले नहीं होगा। उसके बाद में हमने कोड देखा था, तो G89.0 होगा, वो क्या होगा, सेंट्रल। 0 मतलब सर्कल सेंट्रल। है ना, सेंट्रल पेन सिंड्रोम। और 1 होगा, 1 डैश होगा, तो फिर वो एक्यूट हो रहा है। एक्यूट। और 89.2 होगा तो क्रॉनिक होगा। क्रॉनिक। 89.3 होगा तो कैंसर रिलेटेड न्यू पेन होगा, कैंसर। है ना। और 4 होगा तो फिर क्रॉनिक पेन क्रॉनिक पेन सिंड्रोम, सिंड्रोम। इस पेन तरह से। सिंड्रोम। हाँ, तो ये इजीली रह जाता है। तो क्वेश्चन में अगर कुछ होगा ना, तो आपको कोरिलेशन करके डायरेक्टली माइंड टू माइंड कर सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 6। उसके बाद में में से उसके पहले हमने देखा था 5 नंबर। ठीक है, तो 5 नंबर में मेंटल बिहेवियर में हमने देखा था कुछ। ठीक है, क्या क्या देखा था?
जो माइल्ड एक क्लासिफिकेशन था ना, माइल्ड सब्सटेंस इन सस्टेन्ड वो रिलीज, है ना। अब्यूज करना है। हाँ। या तो उसमें फिर हमें वहाँ मिलेगा नहीं, तो हमें क्या करना है, अब्यूज में जाके सस्टेन्ड रिलीज में देखना है। ठीक है। और मॉडरेट सीवियर ऐसा और करके होगा तो फिर उसको सिवियर डिपेंडेंट डिपेंडेंस में जाके डिपेंडेंट। करना है। ठीक है। उसके अलावा हमने देखा था कि F45.41 है, उसको G89 के साथ में नहीं यूज करेंगे। ठीक है। और F45.42 है, उसके फोटो साथ में G89 असर लगा सकते हैं। ला ठीक सकते है। हैं। और तीसरे नंबर पे हमने देखा था यूज, अब्यूज एंड डिपेंडेंस। बहुत ही सिंपल है गाइडलाइन, बताओ क्या था। यूज अब्यूज डिपेंडेंट होगा तो पहले डिपेंडेंट हायर किया है। अगर यूज एंड अब्यूज है तो अब्यूज कोट करना है। यस, परफेक्ट। जो भी हायर वाला है ना वो कर देंगे, है ना। हाँ तो ठीक है। अब्यूज यूज एंड डिपेंडेंट है अब्यूज है तो तो अब्यूज डिपेंडेंट करेंगे, और अब्यूज एंड डिपेंडेंस है तो डिपेंडेंस करेंगे, और तीनों है डिपेंडेंस तो भी डिपेंडेंस ही करेंगे। और यूज डिपेंडेंस डिपेंडेंस। एंड डिपेंडेंस है तो भी डिपेंडेंस ही करेंगे, मतलब जो हाईएस्ट वाला डिपेंडेंस है ना वो कर देंगे। ठीक है। लेकिन वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, है ना। डिपेंडेंस है तो हम अपनी मर्जी से मतलब नहीं निकालेंगे कि वो डिपेंडेंस है, वो दिया गया होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर 5। चैप्टर नंबर 4 में हमने क्या देखा था, एंडोक्राइन वाली जो थी उसमें क्या था। डायबिटीज में जो होता है वो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि कॉम्बिनेशन कोड होता है। तो कॉम्बिनेशन कोड जो डायबिटीज का होता है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। टाइप ऑफ डायबिटीज होगा, बॉडी सिस्टम इफेक्टेड होगा, और तीसरे पॉइंट में कॉम्प्लिकेशन 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 जो होगा वो होगा, है ना। तो ये तीनों का जो इन्फॉर्मेशन होगा वो सिंगल एक कोड होगा, जिसको कि हम कॉम्बिनेशन कोड बोलते हैं। उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था कि जुवेनाइल डायबिटीज है ना, तो पेशेंट की एज जरूरी नहीं है कि 18 तक की हो, है ना। पेशेंट का एज कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो जुवेनाइल डायबिटीज को एज के साथ मतलब के लिंक नहीं करना है, हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है। और दूसरा मैंने बताया था कि जुवेनाइल आई मीन टाइप 1 डायबिटीज होगा तो रेंज क्या होगी, सीपीटी आई मीन आईसीडी क्या होगा उसका, E10। E10 E10 होगा, है ना। E10 की सीरीज होगी। और उसके साथ में हमें इसका इंसुलिन वाला नहीं करना है, जेड G79.4 है ना, 79 वो नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था कि अगर डायबिटीज मेलिटस का कोई टाइप के बारे में कुछ क्वेश्चन में दिया ही नहीं है तो फिर बाय डिफॉल्ट हमें टाइप 2 लेना है, मतलब कि टाइप 2 E11 वाली सीरीज का 11 आईसीडी टाइप लेना 2। है ना, E11 कैटेगरी का। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायबिटीज टाइप 2 में ये है तो फिर E11.9 होगा, अनस्पेसिफाइड वाला, है ना। और डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 अनस्पेसिफाइड है तो E10.9 होता है। ठीक है। तो ये माइंड में ही रख लेना है, ये दोनों सीपी आई मीन आईसीडी कोड हमें माइंड टू माइंड ही यूज कर लेना है, जरूरत पड़े तो। ठीक है। तीसरे पॉइंट में हमने क्या देखा था, जो इंसुलिन यूज और हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, और तीसरा था कि एंटी डायबिटिक ड्रग, है ना, इंजेक्शन, इस तरह के कुछ था। ठीक है। तो ये वो क्या था, Z79.4 जो है वो लॉन्ग टर्म यूज ऑफ इंसुलिन है, Z7984 है वो हमारा हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग का होता है, और Z79.85 हाइपोग्लाइसेमिक, तो वो जो होता है वो क्या होता है, जेड सेवन इंजेक्टेबल एंड इंजेक्टेबल नॉन इंसुलिन इंजेक्शन एंड नॉन एंटीबायोटिक। या इंसुलिन इंजेक्टेबल नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग, एंटीबायोटिक इस तरह से एंटी है। डायबिटिक ठीक है। ड्रग्स। तो पहले की गाइडलाइन मैंने आपको बताया था ना, पहले अलग था और अभी अलग है। अब क्या हो सकता है, Z79.4 ये और सब Z7984 दोनों साथ में लग सकता है, कोड हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन है तो। ठीक है। ऐसे ही फिर Z79.4 और Z7985 भी साथ में लग सकता कोड है। हो ठीक है, सकता है। कोई वो नहीं है। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का अलग हो गया है, पहले ऐसा नहीं था, अभी अलग है। ठीक है। और उसके बाद में हमने देखा था इंसुलिन पंप माल फंक्शन। ठीक है। तो पंप माल फंक्शन होगा तो दो चॉइस होगा, एक होगा अंडर डोज और दूसरा होगा ओवर डोज। ठीक है। ओवरडोज तो अंडर डोज में हमें क्या मिलेगा, टी मैकेनिकल एटी फाइव होगा ना, पहला वाला जो होगा T83 आईसीडी, टी एटी, मैकेनिकल कॉम्प्लिटिफाइड या कॉम्प्लिकेशन। उसके बाद में क्या होगा, क्या होगा उसके बाद में, अंडरडोजिंग ऑफ इंसुलिन Dose of insulin, then type। या, टाइप्स ऑफ है ना। तो डायबिटीज अंडर डोज ऑफ इंसुलिन मतलब कि क्या होगा, टी वाला कोड होगा ना, T38 3x6 होगा, 38 है ना, थ्री Yes। एक्स सिक्स ठीक है। उसके बाद में जो भी होगा डायबिटीज और उसका कॉम्प्लिकेशन जो होगा वो होगा। ठीक है। ये हो गया अंडर डोज का। ओवर डोज में क्या था,
T85 का पहले लगेगा और 385 यहाँ पे PDX T38 होगा ना, लेकिन 3x1 होगा, है ना, ओवरडोज poisoning होगा ना, तो पॉइजनिंग overdose एक्सीडेंटल वाली कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो 3x1 होगा। और तीसरा जो होगा वो डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज टाइप। कॉम्प्लिकेशन या टाइप और जो भी होगा वो सब इंफॉर्मेशन तीसरे नंबर वाली आईसीडी में होगा। ठीक है, उसके बाद में जो था वो सेकेंडरी पैंक्रियाटेक्टोमी के रिलेटेड जो होता है ना डायबिटीज, वो था। ठीक है, तो post उसमें pancreatic 3 आईसीडी काम ने देखा था, तो 3 में से पहला वाला जो था वो क्या था, E89 या E89.1 1, है ना। तो ये पोस्ट आई मीन क्या था, कुछ procedural पोस्ट post पैंक्रियाट, procedural पोस्ट hypoinsulinemia प्रोसीजरल, हाँ, hypoinsulinemia हाइपो इंसुलिनीमिया। ठीक है, हाइपो मतलब लोअर। ठीक है, और दूसरा वाला जो था वो क्या था, उसके अंदर E13 category कैटेगरी, 13 है ना, 13 नंबर था E13 में से। और तीसरे में स्टेटस कोड था जो कि Z90.41। absence of pancreas 1 ठीक है, तो पैनक्रियास। ये हाँ पैंक्रियाज एब्सेंस का होता है। तो ये सारी हमने गाइडलाइन कल देखी थी, और अभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे वाला जो चैप्टर है वो कौन सा है, चैप्टर 9 है ना। circulatory system ठीक है, तो इसमें काफी थोड़ा सा डिस्कशन मतलब कि डिस्क्रिप्शन ज्यादा है। तो सबसे पहले क्या दिया है, हाइपरटेंशन। ठीक है, तो हाइपरटेंशन जो है वो इसका जो कोड होता है वो क्या होता है हाइपरटेंशन का, I10 I10, I10 है ना। तो I10 जो है ना वो क्या है, अच्छा यहाँ पे हमने जो ग्लाउकोमा का डेफिनेशन देखा था ना, उसके साथ में ये भी हमने वैसे सीपीटी में देख लिया है, स्ट्रैबिस्मस क्विंटाई होता है, मैंने बता दिया था ना। उसके अलावा एंट्रोपियन और एक्ट्रोपियन करके जो होता है ना वो क्या होता है, एंट्रोपियन इनवर्ट टर्निंग ऑफ आईलिड और एक्ट्रोपियन आउटवर्ड टर्निंग ऑफ आईलिड, ये थोड़ा दिमाग में रख लेना है। और ईयर में ओटालजिया मीन्स ईयर पेन। ठीक है, और ये सब है। तो ठीक है इसका, हाँ, हाइपरटेंशन की जो आईसीडी है वो I10 है। तो अब ये जो है वो क्या है कि कैटेगरी भी है और कोड भी है ना। तो दोनों आप देख सकते हो कि I10 जो कोड है ना वो मतलब कि कैटेगरी भी बोला जा सकता है इसको, और रिपोर्टेबल कोड भी बोला जा सकता है, इस तरह का ये है। ठीक है, बाकी के अलग है, मतलब कि बाकी जो I11 जो है ना उसमें फिर क्या है, कैटेगरी अलग है और रिपोर्टेबल कोड अलग होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कैटेगरी भी है और कोडेबल मतलब मिस रिपोर्टेबल कोड भी है। ठीक है, तो सबसे पहले गाइडलाइन है हाइपरटेंशन। तो इसमें क्या दिया है, द क्लासिफिकेशन प्रिज्यूम्स ए कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन हाइपरटेंशन and heart involvement and between hypertension and kidney involvement as the two conditions are linked by the term with in alphabetic index। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हाइपरटेंशन के साथ में विथ करके मिलता है अल्फाबेटिक इंडेक्स में, और उसके बाद में क्या हो सकता है, हार्ट इन्वॉल्वमेंट का कुछ हो सकता है या फिर किडनी इन्वॉल्वमेंट का कुछ हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, दोनों को लिंक कर लेंगे, मतलब कि कॉम्बो कॉम्बिनेशन कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे, इंडेक्स में जाएंगे पहले हाइपरटेंशन में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सपोज क्लिक कर दिया और ये हाइपरटेंशन निकला। उसके बाद में मैं विथ देखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये रहा। ठीक है, विथ। ठीक है, तो अब ये जो हार्ट फेलियर है ना, तो इसका आपको ये जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन कोड है, वही यूज करना है। ठीक है, ऐसे ही हार्ट इन्वॉल्वमेंट है तो C हाइपरटेंशन हार्ट, तो इसमें भी इस तरह से जो मिलेगा वो यूज करेंगे। और किडनी इन्वॉल्वमेंट है तो हमें ये देखने को दे दिया गया है हाइपरटेंशन किडनी। ठीक है, तो डायरेक्ट हमें इस तरह से मिल रहा है ना डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, तो वो फॉलो करना है। ठीक है, जो कि होता है कॉम्बिनेशन कोड का होता है। ठीक है, तो ये कब लिखना है, मतलब कि कुछ भी मेंशन नहीं किया है ना कि ये जो आर्ट इन्वॉल्वमेंट है उसका सो एंड सो रीजन इस तरह से नहीं दिया होगा, तो हमें क्या करना है, कॉजल रिलेशनशिप को प्रिज्यूम कर लेना है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ रीजन दे दिया है तो फिर हम प्रिज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, नो प्रॉब्लम। अभी हम फोकस करते हैं यहाँ पे ही। उसके बाद में दिया है कि दीज कंडीशन शुड बी कोडेड एज ए रिलेटेड इवन इन द एब्सेंस ऑफ प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लिसिटली लिंकिंग them unless the documentation clearly states the conditions are unrelated। ये इसका ही मैं बोल रहा था। ठीक है, तो हम उसको
एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। उसके बाद में दिया है कि फॉर हाइपरटेंशन एंड कंडीशंस नॉट स्पेसिफिकली लिंक्ड बाय रिलेशनल टर्म्स सच एज विथ, एसोसिएटेड विथ और ड्यू टू इन द क्लासिफिकेशन प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंटेशन मस्ट लिंक द कंडीशंस इन ऑर्डर टू कोड देम एज ए रिलेटेड। ठीक है, तो जहाँ पे विथ और ड्यू टू इस तरह से नहीं मिल रहा है क्लासिफिकेशन सिस्टम में, तो फिर ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन जो होगा ना, उसको उसमें अगर लिंकिंग किया गया है तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन कोड में हमें क्या याद रखना है कि सिंपल हाइपरटेंशन खाली अकेला हाइपरटेंशन है तो I10 यूज करेंगे, और हाइपरटेंशन विथ हार्ट डिजीज है तो फिर क्या करेंगे, I11 कैटेगरी का जो होगा एक ICD, और दूसरा ICD होगा वो I50 कैटेगरी का होगा। ठीक है, दूसरी चॉइस में क्या है, हाइपरटेंशन और साथ में CKD है, तो CKD और हाइपरटेंशन का जब भी कॉम्बिनेशन होगा तो I12 वाला पहले होगा, ICD I12 कैटेगरी का, और N18 वाला बाद में होगा। ठीक है, अब तीसरे में आप देख सकते हो कि तीनों साथ में है तो क्या करना है, मतलब कि हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज और CKD तीनों है साथ में, तो फिर सबसे पहला जो होगा ICD वो I13 कैटेगरी का होगा, उसके बाद वाला I50 कैटेगरी का, और लास्ट में N18 कैटेगरी का होगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, हेलो, sir. या ठीक है। Yes, sir. उसके आगे गाइडलाइन है कि फॉर पेशेंट्स विद बोथ acute renal failure and chronic renal disease the acute renal failure should also be coded। ठीक है, सीक्वेंस अकॉर्ड सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द एडमिशन और एनकाउंटर, मतलब कि रीजन फॉर एनकाउंटर एक्यूट रीनल है तो फिर एक्यूट वाला जो होगा ना N17.9 वो पहले जाएगा, और रीजन फॉर एनकाउंटर अगर CKD अनस्पेसिफाइड है तो N18.9 वो वाला पहले जाएगा, इस तरह से करना है। ठीक है, तो ये सारी हमारी गाइडलाइन थी, तो अब मान लो थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे। ठीक है, तो इम्प्रेशन में इस तरह से मिल रहा है, नंबर 1 में क्या दिया है, हाइपरटेंशन, और नंबर 2 में दिया है हार्ट फेलियर। ठीक है, तो इसको कैसे करना होगा, मतलब किस तरह से हमें इसको कोडिंग होगा, ICD कोडिंग किस तरह से होगा। कॉम्बिनेशन कोड यूज करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे इसका, क्या चिन्ह लगेगा सर? 11 I11 होगा। I59. I11.0, I50.9। ओके ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, ICD की बुक में जाके देखेंगे, है ना। हमें इतना पता है कि I11 और क्या करना पड़ेगा, I50 का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, I11 में जाके देखेंगे और क्या क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो I11 में हमें मिल रहा है कि हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज, और दो कोड है, I11.0 है जो कि विथ हार्ट फेलियर का है, और I11.9 है हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज विदाउट हार्ट फेलियर, और नीचे दिया है हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज NOS। ठीक है, तो ये दो में से इस सिनेरियो को अप्रोप्रिएट कौन सा होगा, 0 11.0 जीरो होगा, क्योंकि हार्ट दूसरा फेलियर भी हाथ. साथ में है ना, तो यहाँ 0। पे जीरो रखेंगे। फिर हार्ट फेलियर के लिए कौन सा यूज होगा, I50 कैटेगरी का अनस्पेसिफाइड वाला जो होगा वो यूज करेंगे, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर मान लो थोड़ा सा हम इसमें चेंज कर देते हैं, यहाँ पे इंप्रेशन है, नंबर 1 पे हाइपरटेंशन है, CKD है, तो फिर कैसे होगा, I12 0। I12 I12, 0 है ना। तो पहले 0.9 देखेंगे हम and I12 में क्या क्या क्लासिफिकेशन मिल रहा है ना, वो देखेंगे। ठीक है, तो I12 में देखो ये आ गए I12, तो I12.0 वाला है, उसमें क्या है, हाइपरटेंसिव क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 और एंड स्टेज, है ना। तो ये जीरो वाला जो है कब जाएगा, अगर CKD जो दिया गया है वो स्टेज 5 या एंड स्टेज मतलब कि स्टेज 6 है, तो फिर ये जाएगा, है ना। लेकिन मेरे पास जो है वो क्या है, CKD का कोई स्टेज का इंफॉर्मेशन है ही नहीं, मतलब कि ये क्या काउंट किया जाएगा, अनस्पेसिफाइड माना unspecified. जाएगा, है ना। तो अनस्पेसिफाइड के लिए ये यूजफुल नहीं है ना, तो इसको छोड़ देंगे हम। अब क्या करेंगे, I12.9 में क्या मिल रहा है, तो 9 में देखो आप क्या मिल रहा है, स्टेज 1 थ्रू स्टेज 4 CKD और अनस्पेसिफाइड, तो ये हमारे काम का है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें I12.9 करना पड़ेगा, और CKD का तो आपको पता ही है, CKD स्टेज 1 है तो क्या होगा, N18.1 होगा, 2 होगा तो 1 N18.2 2 होगा, 3 होगा तो 3 4 5 6, और अनस्पेसिफाइड है तो 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे अनस्पेसिफाइड है तो इसकी वजह से ये हमारा 18.9 का हो गया।
ठीक है, क्लियर है, जो दो एग्जांपल क्लियर है। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो Yes, ये sir. आप देख सकते हो कि अलग अलग दिया है ना इंप्रेशन में, तो भी हमने लिंक किया है। क्यों? क्योंकि गाइडलाइन में हमें दिया गया है कि प्रिज्यूम द कॉजल रिलेशनशिप, है ना, क्योंकि जो अल्फाबेटिक इंडेक्स है उसमें हाइपरटेंशन विथ और ये जो है वो कंडीशन भी मिल रही है। ठीक है, तो हमने प्रिज्यूम करके किया हुआ है। ठीक है, अब आगे वाला मान लो इस तरह से मिल रहा है, तो फिर क्या होगा, हाइपरटेंसिव सीकेडी स्टेज 5, तो आंसर में क्या चेंज होगा? I12.0 और ओके, एन 18.5। 18.5। परफेक्ट है ना, तो ये आप देख सकते हो कि I12.0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली स्टेज का इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि ये तो वही हो गया। ठीक है, तीनों है। ठीक है, यहाँ पे हाइपरटेंशन है, सीकेडी स्टेज 5 है, और हार्ट फेलियर भी है। तो सबसे पहला वाला क्या होगा, I13 कैटेगरी I13 का होगा, सीरीज। है ना। तो I13 में भी हम देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, तो I13 का ये रहा। ठीक है, तो सबसे पहला जो कोड है I13.0, है ना, तो उसमें दिया है कि हाइपरटेंसिव हार्ट एंड सीकेडी विथ हार्ट फेलियर स्टेज 1 थ्रू स्टेज 4 सीकेडी। ठीक है, तो सीकेडी जो ना है ना, तो वो कौन सा हो सकता है, स्टेज 1 से लेकर के स्टेज 4 के बीच वाला कोई भी हो सकता है, और साथ में हार्ट फेलियर भी होगा। ठीक है, और नीचे दिया है ना यूज एडिशनल, I50 वाला भी जाएगा, और N18.1 से लेकर के N18.4, या फिर अनस्पेसिफाइड वाला इसमें से लगेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास कौन सा है, 5 वाला है, तो ये तो लगेगा नहीं ना। ठीक है, 5 वाला है तो ये नहीं जाएगा, मतलब I13.0 नहीं काम का है। फिर I13.1 है, उसमें क्या है, हाइपरटेंसिव हार्ट विथ क्रॉनिक किडनी डिजीज विदाउट हार्ट फेलियर, यहाँ पे हार्ट फेलियर नहीं है। ठीक है, सीकेडी है और हार्ट फेलियर नहीं है। ठीक है, तो I13.10 है, वो स्टेज 1 से लेकर के स्टेज 4 या अनस्पेसिफाइड सीकेडी का होगा विदाउट हार्ट फेलियर। और डबल वन है, उसमें स्टेज 5 या स्टेज 6 का होगा और हार्ट फेलियर नहीं होगा। तो यहाँ पे सीन में हमारे पास क्या है, हार्ट फेलियर भी है। ठीक है, तो ये कोड भी हमारे काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विदाउट हार्ट फेलियर की आईसीडी है। ठीक है, अब आगे वाला देखो, यहाँ पे क्या है, I13.2 हाइपरटेंसिव हार्ट एंड सीकेडी विथ हार्ट फेलियर विथ स्टेज 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज और एंड स्टेज, मतलब कि स्टेज 6। तो यूज एडिशनल में मिल रहा है ना I50.डैश और N18.5 और N18.6, तो ये हमें यूज करना पड़ेगा I13.2। ठीक है, तो इसकी वजह से सबसे पहला कोड कौन सा है, I13.2 है, और बाद में जो है वो हार्ट फेलियर का I50.9, और लास्ट में N18.5। 19.5. ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. यस ओके, सर। अब वाला ये दूसरा Yes, sir. एग्जांपल है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या थोड़ा चेंज किया है कि पहले नंबर पे है हाइपरटेंशन, और दूसरे नंबर पे दिया है कि हार्ट फेलियर, और साथ में कुछ दे दिया है ड्यू टू सो एंड सो रीजन। ठीक है, रीजन कुछ दे दिया है, और जो रीजन दिया है वो हाइपरटेंशन नहीं है। ठीक है, कुछ और ही है। ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे इसको, अब लिंक नहीं हो सकता, है ना। ठीक है, यहाँ पे लिंकिंग होगा ही नहीं, यहाँ पे क्या होगा, I10 ही करना पड़ेगा और I10 सेपरेट भी हार्ट होगा और फेलियर हाई हार्ट करना फेलियर। पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्लियर है, ये समझ में आना चाहिए इसमें, Yes, sir. है ना। तो अगर स्पेसिफिकली उसने एक्सप्लिसिटली रीजन बता दिया है जो कि हाइपरटेंशन को छोड़ के कुछ भी है, तो लिंक नहीं करेंगे हम, है ना। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, एक्यूट किडनी इंजरी का यही होता है N17.9, तो ये हमने देखा गाइडलाइन में, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में है हाइपरटेंसिव सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज। ठीक है, तो हाइपरटेंसिव सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज से मतलब क्या है, कि हाइपरटेंशन था पेशेंट को, और उसकी वजह से ये सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज हो रहा है। ठीक है, तो सेरिब्रोवास्कुलर से क्या मतलब है, सेरिब्रो और वास्कुलर, सेरिब्रो मतलब कि सेरिब्रम माने ब्रेन, और वास्कुलर मतलब क्या होता है, वेसल, ब्लड वेसल, है ना। Vessels. तो ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स है, आर्टरी एंड वेन्स जो भी ब्लड को कैरी करती है, सप्लाई करती है, उसका डिजीज है, और इसका मेन रीजन क्या है, हाइपरटेंशन है ना। तो उसके लिए ये गाइडलाइन है, तो यहाँ पे गाइडलाइन में क्या दिया है, फॉर हाइपरटेंसिव सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज फर्स्ट असाइन द अप्रोप्रिएट कोड फ्रॉम कैटेगरी I60 to I69 फॉलोड बाय द अप्रोप्रिएट हाइपरटेंशन कोड। ठीक है, तो अगर कोई भी सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज है, हाइपरटेंसिव सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज,
तो पहले वाला ये जो होगा I60 से I69 में से कोई एक ICD जाएगा, और उसके बाद में अप्रोप्रिएट हाइपरटेंशन का कोड, अप्रोप्रिएट माने I10 से लेकर के I15 कैटेगरी का कोई भी कोड जाएगा। ठीक है, तो ये गाइडलाइन क्लियर है। यस हेलो। सर। या उसके बाद में हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, तो यहाँ पे दिया है कि सब कैटेगरी H35.0 बैकग्राउंड रेटिनोपैथी एंड रेटिनल वास्कुलर चेंजेस should be used with a code from category I10 to I15 hypertensive disease to include the systemic hypertension. The sequencing is based on the reason for the encounter. ठीक है, तो रीजन फॉर एनकाउंटर हाइपरटेंशन है तो पहले इसमें से कोई कोड जाएगा आईसीडी, और बाद में ये लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर रीजन फॉर एनकाउंटर रेटिनोपैथी है तो पहले H35.0 और बाद में I10 से लेकर के I15 में से कोई भी एक लगेगी आईसीडी। ठीक है, तो ये हो गया हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की गाइडलाइन। ठीक है, कोड मतलब कि अकॉर्डिंग टू सीक्वेंसिंग होगा, पहला वाला जो होगा ना फर्स्ट स्टेट, तो वो रीजन फॉर एनकाउंटर के हिसाब से होगा। उसके बाद में ये है हाइपरटेंशन सेकेंडरी। ठीक है, तो सेकेंडरी वर्ड जहाँ पे भी आता है ना तो उसका मतलब क्या है कि वो पहले नहीं है ना। सेकेंडरी का मतलब ही ये वो सेकंड प्लेस पे है, मतलब कि प्राइमरी कुछ और होगा और ये वाला जो है वो सेकेंडरी है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन है ना, तो इसका रीजन जो है वो कुछ और है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइडलाइन क्या दिया है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज ड्यू टू एन अंडरलाइंग कंडीशन। ठीक है, तो ये जो अंडरलाइंग कंडीशन है उसकी वजह से ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन हुआ है। टू कोड्स आर रिक्वायर्ड, वन टू आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग etiology एंड वन फ्रॉम द कैटेगरी I15 टू आइडेंटिफाई द हाइपरटेंशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर सेकेंडरी हाइपरटेंशन होगा ना तो गाइडलाइन के हिसाब से कितने कोड रिक्वायर होंगे, दो कोड का रिक्वायरमेंट होगा, जिसमें कि एक जो होगा वो अंडरलाइंग etiology का होगा आइडेंटिफाई करने वाला, और दूसरा जो है वो I15 में से ही होगा। ठीक है, तो जैसे ही सेकेंडरी हाइपरटेंशन माइंड में आता है ना तो I15 को ही सोचना है, यहाँ पे कोई रेंज नहीं है। ठीक है, I15 माने सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ठीक है, सीक्वेंसिंग ऑफ कोड्स इज डिटरमाइंड बाय द रीजन फॉर एनकाउंटर एडमिशन। ठीक है, तो सीक्वेंसिंग का अगेन यहाँ पे भी रीजन फॉर एनकाउंटर के हिसाब से ही है। ठीक है, क्लियर है। ये गाइडलाइन कोई रिपीट करेगा क्या बताया मैंने। हेलो। सेकेंडरी हाइपरटेंशन ड्यू टू अंडरलाइन कंडीशन मतलब हाइपरटेंशन सेकेंडरी कोड सेकेंड में होगा और जो कंडीशन है वो प्राइमरी होगा, मतलब सीक्वेंसिंग। नहीं, ये थोड़ा सा आपने गड़बड़ कर दिया, मतलब बोलना जो चाहते हो वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी तो रीजन फॉर एनकाउंटर के ऊपर ही होगा, है ना। लेकिन दो जो बेसिकली क्वेश्चन मेरा दो मतलब है डीएक्स। कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन होगा ना तो यहाँ पे I10 टू I15 ऐसा नहीं है, यहाँ पे I15 कैटेगरी का ही आईसीडी होगा, बस इतना ध्यान में रखना है ना। और साथ में अंडरलाइंग इटियोलॉजी वाला भी होगा, क्योंकि वो वो तो मेन वजह है जिसकी वजह से सेकेंडरी हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन है, मैं वो देखवा देता हूँ आपको, तो थोड़ा सा अब क्वेश्चन में होगा ना तो क्वेश्चन में ऐसा जरूरी नहीं है कि वो दे देगा सेकेंडरी हाइपरटेंशन, वो क्या देगा कि इसकी वजह से कोई दूसरा डिजीज है उसकी वजह से हुआ है हाइपरटेंशन, तो आपको समझ जाना है कि ये क्या होगा, सेकेंडरी ही होगा, ऐसा करके आपको लाइट होनी चाहिए। तो वो एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ओके, ये वाला 34 वाला जो है ना, थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। क्या लिखा है, पेशेंट प्रेजेंट्स फॉर फॉलोअप टू डिस्कस मैनेजमेंट ऑफ हर हाई ब्लड प्रेशर। शी स्टेट्स दैट बोथ आर hypertension and SLE are well controlled with her current medications and denies any recent flare-ups. The patient reports that she is still smoking cigarettes. The provider documents hypertension due to SLE, systemic lupus erythematosus, is stable and advises her to continue her current medication regimen. The doctor discusses importance of quitting smoking as it can negatively affect her health and worsen the hypertension and lupus.
विच कोड शुड बी रिपोर्टेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ क्या दिया है, हाइपर टेंशन ड्यू टू SLE। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर इस तरह का कोई शॉर्ट फॉर्म आपको कॉम्बिनेशन फॉर्म नहीं पता है ना, तो उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। ठीक है, बिल्कुल भी उसके बारे में डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ICD होगा ना, उसमें से आपको मिल जाएगा अगर नहीं भी पता है ना तो भी। ठीक है, तो ये हमें पता चलना चाहिए कि हाइपरटेंशन ड्यू टू SLE तो है, इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंडरी है ये, सेकेंडरी है ना। तो यहाँ पे मतलब कि पिक्चर में क्या आएगा, I15 वाला ही आंसर मेरा हो सकता है। ठीक है, I10 वाला नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, ए और बी मैंने निकाल दिया। ठीक है, अब मेरे पास चॉइस है C और D। ठीक है, तो C और D में से देख के आपको बताना है क्या होगा आंसर। और प्रॉपरली सी। अभी तक जो भी सीखा है ना, वो हमें अप्लाई करना है। अभी सी। तक के जितने भी चैप्टर हमने सीखे हैं वो सारा यहाँ पे लगा के ही देखना है कि आंसर क्या हो सकता है। या प्रियंका क्या बता रहे हो? सी। C। ओके, शिल्पा आपका क्या है आंसर? सी। C। लावण्य आपका? सी। C। प्रमोद? सर एक बार थोड़ा स्क्रॉल अप करना, मुझे स्क्रॉल वो अप स्मोकिंग करूँ का स्टेट। से? यस सर। या एक और कौन रहे, हाँ वीना, आपका क्या है आंसर वीना मैडम? सर सी। C है। ओके, प्रमोद आपका? यस सर, सी। C है। ठीक है, अब मैंने आपको जो सिखाया था ना, 5 नंबर का, आज भी हमने रिवीजन किया था ना, तो 5 नंबर का चैप्टर में मैंने क्या बताया था कि डिपेंडेंस जो होता है ना, बहुत ही हैवी चीज है ना। डिपेंडेंस कब यूज करेंगे, जब प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होगा तब, है ना। तो यहाँ पे कहीं मिल रहा है डिपेंडेंस? कोई भी ऐसा सेंटेंस है नहीं। जिसमें डिपेंडेंस नो दिया सर। हो? नो। नहीं है, नहीं तो फिर ये नो चीज सर। ये चीज किसका होता है, डिपेंडेंस का ही होता है ना, सिगरेट का, तो ये डिपेंडेंस। होगा ही नहीं यूज, है ना। तो वही कंफ्यूजन था एक्चुअली सर। हाँ, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि डिपेंडेंस का जो होगा ना, वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन होगा। यूज अब्यूज डिपेंडेंस जो होगा ना, वो हम डिसाइड नहीं करेंगे। प्रोवाइडर अगर दे रहा है ना, तो हमें यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा, ये जो होगा ना, ये क्या होता है, टॉबैको यूज करके मिल सकता है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, यूज का ही है सर। हाँ, तो ये टॉबैको यूज हो सकता है, लेकिन वो डिपेंडेंस जो है ना, वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रॉपरली अगर डॉक्यूमेंटेड है तो ही हम लेंगे, है ना। तो गाइडलाइन का यहाँ पे ये इम्पोर्टेंस है। अब समझ में आ गया, सारे लोगों को समझ में आया, यस सर। और है सर ना। अगर वो मेंशन करता है कि डेली स्मोकर वगैरह, तो भी डिपेंडेंस नहीं लेंगे ना? नहीं नहीं नहीं, है ना, प्रॉपरली उसने दे दिया है कि डायग्नोज द पेशेंट विथ सिगरेट डिपेंडेंस या इस तरह से, तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे, है ना। तो एग्जाम में थोड़ा ध्यान रख लेना। या क्या बोल रहे थे? यहाँ पे हम लोग मिस हो गए थे। हाँ, है ना, तो कोई बात नहीं, वही तो मैं इसलिए तो एक एक को पूछने का मेरा रीजन वही था कि अगर किसी ने अलग जवाब दिया होता न, तो क्यों अलग जवाब दिया वो भी हम पता करने की एक्चुअली वो कोशिश करते। सिगरेट स्मोकर का हम लोग कोडिंग में ऐसे फॉलो करते हैं ना, इसलिए। अच्छा, नहीं, हाँ। कोडिंग में तो क्या होता है कि गलत वाला बहुत सारा फॉलो करता है, मैं भी हाँ सर, करता था हम ना, तो मैंने भी बहुत किया हुआ है। ठीक है, अपने लिए गलत करते गलत। सीधा। हाँ, तो कोडिंग में अलग है, और एग्जाम में थोड़ा सा हमें ध्यान रख के करना होगा। ठीक है, क्योंकि नहीं तो क्या है कि 1 मार्क फालतू का चला जाएगा, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब वापस जाते हैं गाइडलाइन पे। तो समझ में आया ना, जब हम मतलब सेकेंडरी हाइपरटेंशन कब सोचेंगे, किस कंडीशन में पता चलना चाहिए सेकेंडरी का I50 वाला ICD ड्यू टू होगा, है ना, हाइपरटेंशन ड्यू टू समथिंग ऐसा करके देगा ना, तो उस वक्त समझ जाना है कि ये I15 वाला ICD होगा। क्लियर है? यस सर। किस या ठीक है, तो अब आगे वाला देख सकते हो, हाइपरटेंशन ट्रांजिएंट करके दिया हुआ है। तो ट्रांजिएंट जो वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है, टेम्पररी होता है, थोड़ी देर के लिए, और बाद में खत्म हो जाता है, वो ऐसा होता है ना, वो ट्रांजिएंट होता है। तो यहाँ पे ये छुटपुट रीडिंग जो होता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर रीडिंग, वो हाइपरटेंशन ट्रांजिएंट होता है।
तो इसका जो कोड है वो R03.0, मतलब कि ये साइन एंड सिम्टम वाला जो चैप्टर है 18 नंबर का, उसमें का है ना। तो यहाँ दिया है कि असाइन कोड R03.0 एलिवेटेड ब्लड प्रेशर रीडिंग विदाउट डायग्नोसिस ऑफ हाइपरटेंशन अनलेस पेशेंट हैज एन एस्टेब्लिश्ड डायग्नोसिस ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है। उसके बाद में दिया है असाइन कोड O13.डैश जेस्टेशनल दैट इज प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन विदाउट सिग्निफिकेंट प्रोटीन यूरिया। और दूसरा जो है वो O14.डैश प्री एक्लेम्पसिया फॉर ट्रांजिएंट हाइपरटेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है प्री एक्लेम्पसिया, तो उसका जो साइन एंड सिम्टम होता है दिमाग में एकदम रख लेना है। क्या क्या होता है प्री एक्लेम्पसिया का साइन एंड सिम्टम? बेसिकली दो तीन चीजें याद रखनी। क्या क्या होता है प्री एक्लेम्पसिया में? प्रोटीन यूरिया होगा, फिर ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना भी होगा, और क्या हो सकता है, ईडीमा भी हो सकता है। अब ये कैसे मैंने बताया, मैंने अब जो आपको टेबल दिया है ना, ठीक है, 10 नंबर का। ठीक है, तो देख लेते हैं हम थोड़ा सा, हम बाकी भी है ना, 10 तक किया था ना। ठीक है, तो 10 तक में आई थिंक ये नहीं था ना, प्री एक्लेम्पसिया नहीं था। ठीक है, तो 11 से हम देखते हैं। तो 11 में क्या है? ट्यूबरक्यूलोसिस। इसमें क्या क्या हो सकता है? कॉफिंग, एसओबी, चेस्ट पेन, फटीग, फीवर, वेट लॉस, चिल्स, ये सब ट्यूबरक्यूलोसिस में है। उसके बाद में एम्फाइजीमा है, कफ है, वीज है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट टाइटनेस, व्हिस्लिंग साउंड और ब्रीदिंग ऑन ब्रीदिंग। ठीक है। सीएमवी है, उसमें मसल पेन, सोर थ्रोट, स्वोलन ग्लैंड्स, फीवर, फटीग, ब्लरी विजन, कंफ्यूजन। ओके, ये सीएमवी है वो क्या है? एचआईवी रिलेटेड कंडीशन है। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, हेडेक है, नोजिया, वॉमिटिंग, फटीग, कंफ्यूजन, एल्यूसिनेशन, फीवर, स्टिफ नेक, सेंसिटिविटी टू लाइट। ठीक है, ये भी जो है वो क्या है? एचआईवी रिलेटेड कंडीशन है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस, मसल पेन, फीवर, सीजर, हेडेक, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ट्रबल ब्रीथिंग, ब्लड विजन और कंफ्यूजन, ये भी टॉक्सोप्लाज्मोसिस भी एचआईवी रिलेटेड कंडीशन है। हेपेटाइटिस में क्या होगा? लॉस ऑफ एपेटाइट, एब्डोमिनल पेन, येलो स्किन और आईज, फटीग, डार्क यूरिन, वेट लॉस, ये सब हेपेटाइटिस मतलब के इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर में होगा। गैस्ट्राइटिस माने इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक, उसमें क्या होगा? जॉन्डिस, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, चिल्स, एब्डोमिनल ब्लोटिंग, पेन इन अपर राइट और सेंट्रल एब्डोमिन, ये सब गैस्ट्राइटिस में होगा। कोलिसिस्टाइटिस में नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, एब्डोमिनल टेंडरनेस ऑन टच, पेन इन अपर राइट और सेंट्रल एब्डोमिन। ठीक है, कोलिसिस्टाइटिस। इलियाइटिस मतलब के इन्फ्लेमेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वेट लॉस, डायरिया, क्रैम्पिंग, पेन इन एब्डोमिन। प्रोस्टेटाइटिस, डिस्यूरिया, डिफिकल्टी यूरिनेटिंग, क्लाउडी यूरिन, ब्लड इन यूरिन, नोक्यूरिया, अर्जेंट अर्जेंट नीड टू यूरिनेट, पेन इन एब्डोमिन, ग्रोइन और लोअर बैक। ठीक है। पैंक्रियाटाइटिस में नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, अपर एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल टेंडरनेस ऑन टच, रैपिड पल्स, ये सब पैंक्रियाटाइटिस में होता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या है? एसओबी, फटीग, रैपिड इरेगुलर हार्ट बीट, रिड्यूस्ड एबिलिटी टू एक्सरसाइज, स्वेलिंग ऑन लेग्स, एंकल्स, फीट, एब्डोमिन। ओके, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, चेस्ट पेन, एंजाइना, पेन डिसऑर्डर इन आर्म्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीकनेस, लाइट हेडेक, कोल्ड स्वेट और नोजिया। ठीक है, प्री एक्लेम्पसिया यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो प्री एक्लेम्पसिया में मैंने बताया ना, हाई बीपी होगा, फटीग होगा, स्वेलिंग माने इडीमा भी होगा। ठीक है, फुट इडीमा, स्वेलिंग, प्रोटीन इन यूरिन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन इन यूरिन मतलब प्रोटीन यूरिया। वेट गेन, सीवियर नोजिया, वॉमिटिंग, बेली पेन, डिजीनेस, ट्रबल ब्रीथिंग, ये सब प्री एक्लेम्पसिया का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा ना, तो आपको लिंक करना ही होगा। अगर नहीं पता है ना तो नहीं हो पाएगा। तो कोई भी दो लोग पढ़ लो क्या क्या है साइन एंड सिम्टम प्री एक्लेम्पसिया क्या? Preeclampsia, high blood pressure, fatigue, swelling, protein in urine, proteinuria, weight gain, severe nausea, vomiting, belly pain, dizziness, trouble breathing. ओके, एनीवन एल्स? High blood pressure, fatigue, swelling, protein in urine, weight gain, severe nausea, vomiting, belly pain, dizziness, trouble breathing. ओके, तो जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो मतलब कि इसमें से कुछ भी है तो क्या होगा?
प्रोटीन आई मीन प्री एक्लेम्सिया का जो आईसीडी होगा उसके अंदर ही होगा ना इंटीग्रल, तो अलग से नहीं होगा, ये सारा जो होगा ना वो उसका आईसीडी अलग नहीं लगेगा, क्योंकि ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्री एक्लेम्सिया है। ठीक है। ऐसे ही प्री एक्लेम्सिया के बाद में आप देख सकते हो कि एक्लेम्सिया है ना, तो उसमें मैंने क्या लिखा है, मोर सीवियर देन प्री एक्लेम्सिया। ये जो एक्लेम्सिया है वो ज़्यादा डेंजरस है प्री एक्लेम्सिया से। और इसमें क्या होता है, सीजर होता है, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस होता है, आईबीपी, फटीग, प्रोटीन यूरिया इसमें भी होता है, स्वेलिंग, ट्रबल ब्रीदिंग, वेट गेन, सीवियर नोजिया, वॉमिटिंग, बेली पेन, डिजीनेस। ठीक है। तो सीजर का इसके साथ में लिंक करना है, इक्लेम्सिया होगा ना तो सीजर जो होगा वो काफ़ी डेंजरस बना देता है। ठीक है। तो अभी हमने ये 25 तक पढ़ लिया है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वो 14.डैश में लिखा है कि प्री एक्लेम्सिया फॉर ट्रांजिएंट हाइपरटेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है। तो वो 14.डैश होगा वो प्री एक्लेम्सिया, और 13.डैश है वो जेस्टेशनल प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन विदाउट प्रोटीन यूरिया का है। उसके बाद में आप देख सकते हो हाइपरटेंशन कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड का है। तो ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब कि रेंज जो है ना वो दोनों की सेम है, लेकिन डेफिनेशन में चेंज है। तो कंट्रोल्ड का क्या दिया हुआ है, डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट यूजुअली रिफर्स टू एन एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ हाइपरटेंशन अंडर कंट्रोल बाय थेरापी। ठीक है। कोड जो होगा वो I10 to I15 वाले ही यूज होंगे। और जो अनकंट्रोल्ड है इसमें क्या है कि मे रिफर टू अनट्रीटेड हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन नॉट रिस्पॉन्डिंग टू करंट थेरापेटिक रेजिमेन। ठीक है। तो अनकंट्रोल का मतलब ही यही है कि या तो ट्रीटमेंट ही नहीं करी जा रही है, मेडिसिन ही नहीं लिया जा रहा है, और या तो फिर मेडिसिन तो ले रहा है पेशेंट लेकिन फायदा नहीं हो रहा है, तो वो जो होगा वो अनकंट्रोल्ड होगा। लेकिन रेंज जो है आईसीडी का वो सेम टू सेम ही है, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड का, I10 to I15। ठीक है। अलग नहीं है। उसके बाद में हाइपरटेंसिव क्राइसिस, असाइन ए कोड फ्रॉम कैटेगरी I16, हाइपरटेंसिव क्राइसिस फॉर डॉक्यूमेंटेड हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी और अनस्पेसिफाइड हाइपरटेंसिव क्राइसिस। कोड ऑल्सो एनी आइडेंटिफाइड हाइपरटेंसिव डिजीज I10 to I15। द सीक्वेंसिंग इज बेस्ड ऑन द रीजन फॉर द एनकाउंटर। ठीक है। तो जब भी क्राइसिस होगा ना, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, तो दो कोड की या आनी चाहिए, I16 और दूसरा जो होगा रेंज में से होगा I10 to I15। और सीक्वेंसिंग है वो रीजन फॉर एनकाउंटर के हिसाब से होगा। ठीक है। तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस इमरजेंसी मतलब के I16 और I10 to I15। उसके बाद में पल्मोनरी हाइपरटेंशन का I27 का होता है। ठीक है। क्लासिफाइड टू कैटेगरी I27। ठीक है। और उसमें भी I27.1 और I27.2 होगा वो सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा। ठीक है। और कोड ऑल्सो एनी एसोसिएटेड कंडीशन और एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स और टॉक्सिन। सीक्वेंसिंग इज बेस्ड ऑन द रीजन फॉर द एनकाउंटर एक्सेप्ट फॉर एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। ठीक है। तो एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग होगा ना तो फिर जो टेब्यूलर लिस्ट में गाइडलाइन दिया गया होगा कोड फर्स्ट और वो जो भी होगा ना वो फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ तक गाइडलाइन क्लियर है? यस सर। ओके। यस तो सर। अभी आगे थोड़ा सा पढ़ लो, यहाँ से स्टार्ट करो और बाकी मैं हैंडल करूँगा बाद में। ठीक है। स्टार्ट करो। atherosclerotic coronary लावण्य आपका artery थोड़ा है ना वॉइस नहीं आ disease रहा है, आप and रहने दो। angina, ICD-10-CM। प्रियंका आप पढ़ लो, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना तो थोड़ा सा अच्छे से आवाज़ आएगी ना तो ठीक रहेगा। Atherosclerotic coronary artery disease and angina. ICD-10-CM has combination codes for atherosclerotic heart disease with एथेरोस्क्लेरोटिक है ना, angina. एथेरोस्क्लेरोटिक। Athero. Okay. Atherosclerotic heart disease with angina pectoris. The subcategories for these codes are I25.11, atherosclerotic heart disease of native coronary artery with angina pectoris, and I25.7, atherosclerosis of coronary artery bypass graft and coronary artery of transplanted heart with angina pectoris. When using one of these combination code, it is not necessary to use additional code for angina pectoris. A causal relationship can be assumed in a patient with both
atherosclerosis and angina pectoris, unless the documentation indicates the angina is due to something other than the atherosclerosis. If a patient with coronary artery disease is admitted due to an acute myocardial infarction (AMI), the AMI should be sequenced before the coronary artery disease. ओके, तो यहाँ पे ये जो गाइडलाइन है वो किसके बारे में है? एथेरोस्क्लेरोटिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड एंजाइना, है ना। तो एथेरोस्क्लेरोटिक, इसमें दो वर्ड है ना, एथेरो और स्क्लेरोटिक। तो इसमें क्या होता है? एथेरो मीन्स प्लेक होता है। हमने कहाँ देखा था? पीसीआई में भी देखा था ना। एथेरेक्टोमी का कौन सा होता है? सीबीटी। एथेरेक्टोमी भी होगा, स्टेंटिंग भी होगा और एंजियोप्लास्टी भी होगा। तीनों होगा तो कौन सा होगा? मेडिसिन में देखा था हमने, क्या था? 92933। 929. यस, है ना, 92933, है ना। ठीक है, गुड। ठीक है, तो ये एथेरो मतलब के प्लेक या फैटी डिपॉजिट, और स्क्लेरोटिक मतलब के कंस्ट्रिक्टिंग मतलब के अक्लूजन क्रिएट करता है ना। एबनॉर्मल हार्डनिंग होता है वैसे तो। ठीक है, हार्डनिंग होगा तो फिर क्या होगा? रप्चर होने का चांस बढ़ जाता है। स्क्लेरोसिस होगा ना तो क्या होगा? हार्डन हो जाएगा ना, तो जैसे कांच कैसा हार्ड होता है तो टूट जाता है क्रैक से। तो इस तरह की कंडीशन होती है ब्लड वेसल की, वॉल की। ठीक है, तो इसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज और वो सब कॉम्प्लिकेशन हार्ट का होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ है, एथेरोस्क्लेरोटिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब कि आर्टरी किसकी है? हार्ट की है। ठीक है, और एंजाइना साथ में है। ठीक है, तो एंजाइना क्या होता है? एंजाइना माने सिंपल में चेस्ट पेन समझ लो। ठीक है, एंजाइना या फिर एंजाइना पेक्टोरिस दोनों होगा ना, तो सिंपल मीनिंग उसका निकालना है चेस्ट पेन। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि विथ एंजाइना का अलग आईसीडी है और विदाउट एंजाइना का अलग आईसीडी है। ठीक है, तो इसमें दिया है कि एज कॉम्बिनेशन कोड्स फॉर एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज विथ एंजाइना पेक्टोरिस, सब कैटेगरीज फॉर दिस कोड आर I25.11, है ना। तो इसमें नेटिव कोरोनरी आर्टरी का एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज विथ एंजाइना है। और ये जो सात वाला जो है I25.7 वो ग्राफ्ट का होगा, मतलब कि पहले पेशेंट को सीएबीजी हो चुका है और उसका एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज है, तो फिर सीपीटी आई मीन आईसीडी I25.7 होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम बुक के जरिए समझेंगे। तो I25 में हम आ गए, तो I25 में क्या दिया है? क्रॉनिक इस्कीमिक का हार्ट डिजीज। इस्कीमिया क्या होता है? इस्कीमिया अगर होगा तो क्या होगा? ब्लड में स्टॉपेज होगा, है ना। ब्लड का फ्लो होगा ना, तो स्टॉपेज होगा तो ब्लड फ्लो नहीं हो मिलेगा कंटिन्यूअस, तो फिर क्या होगा? अगर किसी पार्ट को कंटिन्यूअस ठीक तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है तो फिर क्या हो सकता है? नेक्रोसिस हो सकता है ना, ब्लड वहाँ नहीं पहुँचेगा तो। ठीक है, तो फिर इस तरह से होता है। तो यहाँ पे क्रॉनिक इस्कीमिया हार्ट डिजीज ये कैटेगरी है, और सबसे पहला है I25.1। तो इसमें क्या लिखा है? एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज ऑफ नेटिव कोरोनरी आर्टरी। नीचे जो है वो इंक्लूजन टर्म्स दिया है। ठीक है, यूज एडिशनल कोड। ठीक है, तो ये एडिशनली यूज हो सकता है, डॉक्यूमेंटेड है तो I25.84 और 83। एक्सक्लूड 2 करके है। सबसे पहला जो कोड है वो I25.10 है। तो इसमें देख सकते हो आप क्या है? विदाउट एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, तो विदाउट का ये अलग है, I25.10 है। और ये हमें याद ही रख लेना है। ठीक है, I25.10 कब यूज़ करेंगे? अगर एंजाइना पेक्टोरिस के बिना अगर ASHD है तो एकमात्र आईसीडी जो है वो I25.10 है, विदाउट एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, और यहाँ देख सकते हो लिखा है कि ASHD NOS। ठीक है, उसके बाद में 11 है, उसमें क्या होगा? विथ होगा, है ना। सारे जो कैटेगरी होंगी मतलब के जितने भी रिपोर्टेबल कोड होंगे ना, इसमें सारे कोड में एंजाइना पेक्टोरिस साथ में ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? 110 है, I25.110। इसमें है एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज ऑफ नेटिव कोरोनरी आर्टरी विथ अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस। तो पहला वाला कॉम्बिनेशन में अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस है, और एक्सक्लूड 1 में भी मिल रहा है। तो 1 में क्या दिया है कि अनस्टेबल एंजाइना विदाउट एथेरोस्क्लेरोटिक का जो होता है ना आईसीडी, वो ये होता है I20.0। ठीक है, तो ये इसके साथ में नहीं जाएगा, है ना। ऑब्वियसली जा भी नहीं सकता, क्योंकि
ये पूरा का पूरा ही उसके अंदर ही आ गया है ना, तो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सक्लूड वन में आप देख सकते हो। तो ये I20.0 और I25.110 ये साथ में नहीं जा सकता। ठीक है, उसके बाद में दूसरे नंबर पे है 111। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज ऑफ नेटिव कोरोनरी आर्टरी विथ एंजाइना पेक्टोरिस विथ डॉक्यूमेंटेड स्पाज्म। ठीक है, तो एंजाइना पेक्टोरिस तो है ही है, लेकिन उसके साथ में स्पाज्म भी है। ठीक है, तो उसके लिए भी एक्सक्लूड वन मिल रहा है कि अगर एंजाइना पेक्टोरिस और स्पाज्म वाला जो होगा ना, वो कुछ और कोड होगा, जो कि ये होगा I20.1। ठीक है, तो ये नहीं जाएगा क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट ही है। फिर 118 है, उसमें फिर क्या है, एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज ऑफ नेटिव कोरोनरी आर्टरी विथ अदर फॉर्म्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। है ना, तो अभी तक हमने जो देखा वो क्या क्या देखा है, अनस्टेबल एंजाइना देखा है और एंजाइना पेक्टोरिस विथ स्पादम। है ना, अब कुछ मान लो कुछ और मिल रहा है, एंजाइना पेक्टोरिस विथ XYZ समथिंग, तो फिर उसके लिए ये लगाना है 118 वाला। और 119 होगा, वो क्या होगा, अनस्पेसिफाइड एंजाइना का होगा। ठीक है, 119 ये भी याद रख लेना है, एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज ऑफ नेटिव कोरोनरी आर्टरी विथ अनस्पेसिफाइड एंजाइना पेक्टोरिस। है ना, तो ये 119 होगा। ठीक है, तो हमने सारे कोड देखे हैं। और I25.2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम माइंड में ही रखना है। ये क्या होता है, ओल्ड मायोकार्डियल इंफार्क्शन या फिर हील्ड मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ठीक है, उसके अलग अलग और भी नाम होते हैं। ठीक है, HCC वाला जो होता है ना, तो उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और वैसे भी होता है, मतलब CPC पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। तो I25.2 कहीं पे भी कोई भी ऑप्शन में है ना, तो वो ऑप्शन हम तभी सिलेक्ट करेंगे जब क्वेश्चन में ओल्ड मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हील्ड मायोकार्डियल इंफार्क्शन मिलेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ऐसे ही ये जो है वो 7 वाला क्या होगा, ग्राफ्ट वाला होगा। है ना, मतलब कि ग्राफ्ट किया गया होगा और उसके बाद में हुआ होगा एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा है, एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट एंड कोरोनरी आर्टरी ऑफ ट्रांसप्लांटेड हार्ट विथ एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, तो ये मतलब कि CABG वाले पेशेंट होंगे उसके लिए ये वाला जाएगा। तो इसमें 700 जो है वो विथ अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो विदाउट वाला सीन नहीं है। ठीक है, विदाउट वाला कोड यहाँ पे नहीं मिल रहा है अभी तक। ठीक है, 701 है, वो क्या है, विथ स्पाजम वाला है, एंजाइना पेक्टोरिस विथ स्पाजम। और ये अदर फॉर्म का है 708। और 709 होगा वो अनस्पेसिफाइड होगा। ठीक है, और आगे क्या है, ठीक है, इतना सफिशियंट है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे क्या दिया है, when using one of these combination code it is not necessary to use additional code for। है ना, तो ये मतलब कि विथ एंजाइना पेक्टोरिस वाला जो कोड सिलेक्ट किया है ना, 1 कैटेगरी वाला, तो उसके लिए फिर एडिशनल कोड करने का जरूरत नहीं है। हमने देखा भी नहीं ना, यहाँ पे कोई एडिशनल का नोट भी नहीं था ना। ठीक है, ये देखो 1 में है विथ अनस्टेबल वाला, तो कहीं नीचे कोई डायरेक्शन है ही नहीं ना, क्यों, क्योंकि ये अंदर ही तो है वो। ठीक है, तो एडिशनल कोड यूज करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉजल रिलेशनशिप कैन बी एज्यूम्ड इन ए पेशेंट विद बोथ एथेरोस्क्लेरोसिस एंड एंजाइना पेक्टोरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कॉजल रिलेशनशिप मतलब कि अलग अलग दिया है ना, एंजाइना पेक्टोरिस अलग दिया है और एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ हार्ट डिजीज अलग दिया है, तो भी हम क्या कर लेंगे, लिंक कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि गाइडलाइन हमें अलाउ करती है। ठीक है, ओके, अब मान लो ये है। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर, ASHD भी है और नंबर 2 पे है एंजाइना पेक्टोरिस विथ स्पाज्म, तो क्या होगा आंसर? I25.111। ओके, परफेक्ट, गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब मान लो दूसरा, थोड़ा सा मैं चेंज कर दूंगा यहाँ पे, ये जो सीन है ना उसको अलग कर देते हैं। ASHD दे रहा हूँ मैं और एंजाइना पेक्टोरिस ऑफ मस्क्यूलर ओरिजिन, इस तरह से मैंने कर दिया है। अब क्या होगा आंसर? I25.118। I25.118। 118। ओके, और कोई आंसर हो सकता है?
I-25.118 है ना। तो 118 में हम कब यूज करेंगे ये, अदर फॉर्म ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, है ना। फॉर्म अलग होना चाहिए एंजाइना का, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो फॉर्म में इसकी बात नहीं करी गई है ना। एंजाइना पेक्टोरिस ऑफ मस्क्यूलर ओरिजिन, मतलब के रीजन की बात करी है, मतलब के जो पेन हो रहा है ना वो किसका है, मस्क्यूलर रीजन की वजह से है। ठीक है, तो इसको क्या है कि लिंक नहीं करना है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा, इसका क्या होगा, बिना लिंक वाला जो कोड था ना, कौन सा था, I-25.10 एंजाइन, इसके एसिड के लिए होगा। और ये एंजाइना पेक्टोरिस ऑफ मस्कुलर ओरिजिन है, तो I-20 वाले में से जो होगा ना, अदर एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, तो उसमें से हमें लेना पड़ेगा। तो देखते हैं कि I-20 वाली कैटेगरी में से कौन सा जाएगा। ये एंजाइना पेक्टोरिस मिला, अनस्टेबल का 0 है, एंजाइना पेक्टोरिस विथ स्पाज्म का 1 है, अदर फॉर्म ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। और ठीक है, तो इसमें से अनस्पेसिफाइड तो है नहीं, तो हमको ये लेना पड़ेगा I-20.8। ठीक है, तो इस तरह से इसको अलग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, लिंक नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर यस सर। है ना। तो लिंक मतलब कि अगर खाली सिंपल दे दिया है ना, तो फिर तो ऑटोमेटिकली हमें लिंक कर देना है, लेकिन इसने बता दिया है कि जो पेन हो रहा है ना वो उसका रीज़न ASHD नहीं है, उसका रीज़न जो है वो मस्कुलर ओरिजिन का है। तो इसकी वजह से इस तरह से अलग होगा इसका। ठीक है, विदाउट एंजाइना पेक्टोरिस। और मतलब के जो एंजाइना पेक्टोरिस है वो लिंक नहीं है, जाइना का जो है वो अलग CPT, आई मीन ICD अलग ही होगा। ठीक है, तो ये गाइडलाइन हमारी हो गई एथेरोस्क्लेरोटिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड एंजाइना की। उसके बाद में जो है वो क्या है, कैटेगरी I-69, सीक्वला ऑफ सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज। ठीक है, तो सीक्वला क्या होता है, हमने जनरल कोडिंग गाइडलाइन में देखा था ना, क्या होता है सीक्वला, रेसिडुअल इफेक्ट आफ्टर द एक्यूट फेज ऑफ इलनेस इज कंप्लीट, है ना। तो एक्यूट फेज ऑफ इलनेस जब कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में जो रह जाता है रेसिडुअल इफेक्ट, वो सीक्वला है। यहाँ पे जो सीक्वला है वो किस चीज़ की है, सेरिब्रो वास्कुलर डिजीज की सीक्वला है, और कैटेगरी जो है वो I-69 है। ठीक है, तो इसमें गाइडलाइन में क्या है, I-69 इज यूज टू इंडिकेट कंडीशंस क्लासिफाइबल टू कैटेगरीज I-60 to I-67 as the causes of sequela and to bracket neurologic deficits themselves classified elsewhere. These late effects include neurologic deficits that persist after initial onset of conditions classifiable to categories I-60 to I-67. The neurologic deficits caused by cerebrovascular disease may be present from the onset or may arise at any time after the onset of the condition, classifiable to categories I-60 to I-67। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि साथ में लगा सकते हैं, अगर प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है ना, तो I-69 कैटेगरी का कोई होगा ICD, और I-60 से लेकर के I-67 वाला जो होगा ना, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है तो कर सकते हैं। तो यही दिया हुआ है, कोड फ्रॉम कैटेगरी I-69 मे बी असाइंड ऑन हेल्थ रिकॉर्ड विथ कोड्स if the patient has a current cerebrovascular disease and deficits from an old cerebrovascular disease। ठीक है, अब दूसरा ये है, कोड फ्रॉम कैटेगरी I-69 एंड पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक TIA एंड सेरिब्रल इंफाक्शन Z86.73। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है, कोड फ्रॉम कैटेगरी I-69 शुड नॉट बी असाइंड इफ द पेशेंट डज नॉट हैव न्यूरोलॉजिक डेफिसिट। तो ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है, नॉट मतलब कि अब ये कैसे पता चलेगा, I-69 में जाओगे ना तो हर कोड में अंदर ही मिल जाता है डेफिसिट। ठीक है, तो ऑब्वियसली अलग से करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी ना। देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, और ये जो I-69 है वो किसका एग्जाम्पल होगा, कॉम्बिनेशन कोड का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन कोड की डेफिनेशन क्या थी, वन कोड फॉर टू डायग्नोसिस, और या फिर क्या होगा, डायग्नोसिस एंड एसोसिएटेड मैनिफेस्टेशन और डायग्नोसिस एंड एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो ये I-69 कैटेगरी आप देख सकते हो, तो इसमें आप देख सकते हो कि हर एक जगह डेफिनेशन है, यहाँ पे है ना, एफेजिया विथ फॉलोइंग नॉन ट्रॉमेटिक सब एरेक्नॉइड हेमरेज। ठीक है, तो एफेजिया जो है वो उसकी डेफिसिट है, फिर
903 में है मोनोप्लेजिया। ठीक है, तो उसके लिए अलग से नहीं होगा, मतलब मोनोप्लेजिया का कोई अदर आईसीडी नहीं लगाएंगे। लेकिन कुछ कुछ जगह पे कोड एडिशनल मिल भी जाएगा। देखो मैं को बताता हूँ, कहीं कहीं पे टोटली अलग होगा ना तो फिर कोड एडिशनल नोट मिल जाएगा आपको। वो फिर वो किस्सा अलग है, उसके लिए वो वाला जो दिया होगा ना कोड एडिशनल, वो करना पड़ेगा हमें। देखो ये है ना यूज एडिशनल कोड टू आइडेंटिफाई द सीक्वल। तो इस तरह का जो होगा ना, वहाँ पे फिर हमें अलग से आईसीडी देना होगा, अदरवाइज कहीं पे जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे भी है। ठीक है, तो केयरफुली हमें टेब्यूलर लिस्ट जो होगा ना वो केयरफुली रीड करना होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये गाइडलाइन? हेलो। Yes, sir. या यस सर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे खत्म है, और उसके बाद में जो है वो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो मायोकार्डियल का तो सबको पता ही होता है, मायोकार्डियम के रिलेटेड, मतलब के मायोकार्डियल मतलब के मायो मीन्स मसल और कार्डियो मतलब के हार्ट। तो हार्ट के मसल के साथ में लेना देना है। और इन्फार्क्शन क्या होता है? स्टॉपेज ऑफ ब्लड, है ना। तो स्टॉपेज ऑफ ब्लड का मैंने बता दिया ना कि अगर ब्लड ठीक से पास नहीं होता है तो उस जगह में नेक्रोसिस होगा, और उसके बाद में पूरा वो बेकार हो जाएगा। वहाँ पे जो होगा ना वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं करेगा। और हार्ट का फंक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट होना और एक्सपांड होना। तो वही ठीक से नहीं होगा तो पंपिंग होगा ही नहीं ना ब्लड का, तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो ये जो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यहाँ पे दिया है ना, उसकी गाइडलाइन है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है? टाइप 1 एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है स्टेमी। ठीक है, और दूसरा होता है नॉन एसटी एलिवेशन, तो उसका शॉर्ट फॉर्म होगा एन स्टेमी। ठीक है, स्टेमी एक होता है और नॉन स्टेमी होता है, वो अलग होता है। ठीक है, तो इसमें दिया है आईसीडी 10 cm कोड्स फॉर टाइप 1 एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, आइडेंटिफाई द साइट सच एज एंटरोलेटरल वॉल और ट्रू पोस्टीरियर वॉल। ठीक है, तो जो टाइप 1 वाला जो होगा ना एक्यूट एएमआई, तो उसमें साइट की इंफॉर्मेशन होगी, एंटरोलेटरल वॉल है या फिर पोस्टीरियर वॉल, इस तरह से कुछ साइट का मेंशन होगा। सब कैटेगरीज I-20 1.0 to I-20 1.2 and I-20 1.3 are used for type 1 ST elevation myocardial infarction। और I-20 1.4 है वो एन स्टेमी का होता है। ठीक है, तो बेसिकली रेंज जो है ना टाइप 1 स्टेमी आई मीन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की, ठीक है, इंक्लूडिंग स्टेमी एंड नॉन स्टेमी, तो क्या हो जाएगी? I-20 1.0 से लेकर के I-20 1.4। ठीक है, उसमें से I-20 1.4 है वो एन स्टेमी का है। ठीक है, एन स्टेमी माने नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, और नॉन ट्रांसम्यूरल एमआई भी बोला जाएगा इसको। तो ये याद रह जाएगा, मतलब I-20 1.4 होगा ना तो एन स्टेमी होगा, लेकिन स्टेमी होगा ना तो फिर रेंज है, कौन सी रेंज है? I-20 1.0 से लेकर के I-20 1.3। और उसके अंदर क्या मिलेगा? साइट मिलेगा। ठीक है, कौन सी साइट का ये है वो मिलेगा अंदर। ठीक है, हम देख लेते हैं इसके बुक के अंदर। ठीक है, I-21 पे आ गए, और इसमें हमें देखना है क्या क्या होता है 0 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे ये सब इंक्लूड कर दिया, यूज एडिशनल ये सब मिल रहा है, मतलब कि ये सारा आईसीडी एडिशनली कर सकते हैं अगर डॉक्यूमेंटेड है। इसमें ये देख सकते हो आप, डिपेंडेंस वाला भी है, टोबैको डिपेंडेंस, और टोबैको यूज का भी है, एक्सक्लूड 2 है, 0। ठीक है, तो 0 में क्या है? 0 1 जो है ना वो है इन्वॉल्विंग लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी। तो 0 2 है वो इन्वॉल्विंग लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। और 0 9 है वो इन्वॉल्विंग अदर कोरोनरी आर्टरी ऑफ इंटीरियर वॉल। ठीक है, तो साइड का यहाँ पे मिल रहा है। और ऐसे ही फिर 1 में भी है एसटी एलिवेशन राइट कोरोनरी आर्टरी है इन्वॉल्विंग, और अदर कोरोनरी आर्टरी ऑफ इंटीरियर वॉल 1 9। ठीक है, और 2 है वो भी
साइट होगा ही अंदर, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स और इन्वॉल्विंग अदर साइट। ठीक है, तो आपको समझ में आया, ये I-21.0 से I-21.3 होगा ना, तो उसमें साइट मिलेगा, आई मीन 3 वाला जो है वो अनस्पेसिफाइड साइट का है। ठीक है, और 4 है वो नॉन एसडी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, जिसमें साइट का कोई भी रेफरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, I-21.3 में नहीं होगा साइट का, I-21.4 में भी साइट का नहीं होगा। I-21.4 जो है उसको आप देख सकते हो कि यहाँ नॉन क्यू वेव मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी बोला जा सकता है, नॉन ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल भी बोला जा सकता है, और टाइप 1 नॉन एसडी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ठीक है, तो इतना सफिशियंट है। अब ये जो डार्क लाइन में देखा है लिखा है ना, उसको दो लोग पढ़ो, एकदम छाप लो दिमाग में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है और इंटरव्यू में भी पूछा ही जाता है, तो ये एकदम बहुत सिंपल भी है। ठीक है, क्या है पढ़ो। If a type 1 non-STEMI involves to STEMI, assign the STEMI code. If a type 1 STEMI converts to non-STEMI due to thrombolytic therapy, it is still coded STEMI. ओके, Coded as STEMI. या गुड। या एनीवन एल्स? यस प्रियंका, पढ़ लो ना एक बार। If a type 1 non-STEMI evolves to a STEMI, assign the STEMI code. If a type 1 STEMI converts to a non-STEMI due to thrombolytic therapy, it is still coded as STEMI. ओके, तो यहाँ पे मतलब उल्टा दे दिया है ना, मतलब कि दोनों में से कैसे भी होगा ना, तो कोड क्या होगा, स्टेमी ही होगा, है ना। तो इवॉल्व जहाँ पे होगा ना, तो इवॉल्व का मैंने आपको कल भी बताया था ना, कल हमने ग्लाउकोमा में भी यही वर्ड देखा था। इवॉल्व का मतलब क्या होता है कि वर्सन होता है, सीवियरिटी बढ़ जाती है ना। तो यहाँ पे नॉन स्टेमी ठीक ठाक था, लेकिन अब क्या हो गया, स्टेमी हो गया, थोड़ा सीरियस हो गया, सीवियर हो गया, तो भी हमें स्टेमी ही करना है। और दूसरे नंबर पे क्या दिया है कि स्टेमी जो सीवियर था और अब माइल्ड हो गया है, नॉन स्टेमी हो गया है, तो भी हमें करना क्या है, कोड तो स्टेमी ही करना है ना। तो नॉन स्टेमी में से कन्वर्ट होके स्टेमी हुआ है तो भी स्टेमी करना है, और स्टेमी में से कन्वर्ट होके एन स्टेमी हुआ है तो भी, दोनों ही किस्सों में हमें स्टेमी ही करना है। गाइडलाइन ये हमें बता रही है। ठीक है, तो इंटरव्यू में भी या गाइडलाइन का जो क्वेश्चन होता है ना, सीपीसी में 7 क्वेश्चन, तो उसमें भी पूछा जा सकता है। तो ये सिंपल है, गाइडलाइन बहुत ही इजी भी है। ठीक है, ओके, फिर क्या दिया, फॉर एनकाउंटर्स अकरिंग वाइल मायोकार्डियल इंफार्क्शन इज इक्वल टू और लेस देन 4 weeks old, including transfers to another acute setting or a post-acute setting, and the myocardial infarction meets the definition of other diagnosis. See section 3 reporting additional है। Code from category I-21 may continue to be reported। ठीक है, तो ये सब्सिक्वेंट वाला जो होता है ना, उसके लिए है। ठीक है, सब्सिक्वेंट एमआई का जो कोड है ना, तो उसका क्राइटेरिया क्या है कि 4 वीक के अंदर अंदर हो जाता है ना, तो वो सब्सिक्वेंट माना जाता है, 4 वीक के बाद होगा तो फिर नया माना जाता है। ठीक है, तो एक पेशेंट को 4 वीक के भीतर भीतर ही दूसरा हो गया, तो फिर सब्सिक्वेंट वाला जो होगा ना, I-22 कैटेगरी आई थिंक है। ठीक है, तो ये भी यूज हो सकता है। ठीक है, सीपीसी में इतना टेंशन नहीं लेना है, वो इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन जो रिटर्न टेस्ट होता है ना कंपनीज का, उसमें हो सकता है, तो इसके लिए हमने मतलब थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो 4 वीक वाला जो गाइडलाइन है वो क्या बताया मैंने, बताइए। पहले जो, अगर जिसने मतलब 2014-15 में काम किया होगा ना, तो उसमें गाइडलाइन कुछ और थी। ठीक है, तो उसमें क्या था, 8 वीक का था, लेकिन बाद में इन्होंने 4 वीक का कर दिया है। ठीक है, तो क्या समझ में आया, क्या बताया मैंने। अगर 4 वीक के अंदर हुआ तो मतलब सब्सिक्वेंट वाला कर सकते हैं हाँ, I-22, सब्सिक्वेंट होगा। अगर चार है वीक ना। के बाद हुआ तो वो न्यू होगा। हाँ, है ना, तो इस तरह से ध्यान में रखना है। और यहाँ से पढ़ लेते हैं जो भी दिया हुआ है, एग्जैक्टली मैंने कॉपी किया है, तो एक बार पढ़ लेंगे। फॉर एनकाउंटर्स आफ्टर द 4 weeks टाइम फ्रेम एंड द पेशेंट इज स्टिल रिसीविंग केयर रिलेटेड टू myocardial infarction, the appropriate aftercare code should be assigned rather than code from category I-21।
ठीक है, तो 4 वीक के बाद में अगर कुछ दूसरा नया मतलब एमआई नहीं हुआ है लेकिन जस्ट केयर के लिए आ रहा है, तो फिर ऑब्वियसली आफ्टर केयर वाले ही यूज होंगे, ना कि I-21 वाला। उसके बाद में ओल्ड हील्ड मायोकार्डियल ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, I-25.2। ठीक है, ये बहुत ही हेल्पफुल है। ये दिमाग में होगा ना तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हैं। उसके बाद में है एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन अनस्पेसिफाइड, तो सिंपल है, 9 जहाँ होगा ना वो अनस्पेसिफाइड, यहाँ पे भी I-21 के बाद में .9 लगा दोगे ना तो ये हो जाएगा अनस्पेसिफाइड। ठीक है, और क्या दिया है, एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन अनस्पेसिफाइड इज द डिफॉल्ट और अनस्पेसिफाइड एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन और अनस्पेसिफाइड टाइप। If only type 1 STEMI or transmural MI without the site is documented, assign 21.3। तो वो तो हमने क्लासिफिकेशन में ही देख लिया था। ठीक है, टाइप का इंफॉर्मेशन 21.3 में नहीं है साइट का। ठीक है, उसके बाद में ये पढ़ लो ध्यान धनाधन, लेकिन ओके, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो है ना, टाइप 2, टाइप 3, 4, A, 4, B, 4, C उसके बारे में है, तो सारा कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है हमें। टाइप 1 का जो किया है ना वो इतना सफिशिएंट है। ठीक है, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। AMI डॉक्यूमेंटेड एज नॉन ट्रांसम्यूरल और सब एंडोकार्डियल बट साइट प्रोवाइडेड। If an AMI is documented as non-transmural or subendocardial but the site is provided, it is still coded as a subendocardial AMI. Type 1 myocardial infarctions are assigned to codes I-21.0 to I-21.4, और इसमें से ये जो है वो एंड स्टेमी का है। टाइप 2 मायोकार्डियल इंफार्क्शन ड्यू टू डिमांड इस्कीमिया और सेकेंडरी टू इस्कीमिया इम्बैलेंस इज असाइंड टू कोड I-21.A1 मायोकार्डियल इंफार्क्शन type 2 with underlying cause coded first. Do not assign code I-24.8 other forms of acute ischemic heart disease for demand ischemia. If a type 2 AMI is described as NSTEMI or STEMI, only assign code I-21.A1। उसके बाद में codes I-21.01 to I-21.4 should only be assigned for type 1 AMI. Acute myocardial infarctions type 3, 4A, 4B, 4C, and 5 are assigned to code I-21.A9, other myocardial infarction type. The code also and code first notes should be followed related to complications and for coding of post-procedural myocardial infarctions during or following cardiac surgery। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी गाइडलाइन चैप्टर नंबर 9 की जो है वो ओवर। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो कॉम्बिनेशन कोड है वो तो खैर आप कोडिंग में हो तो आपको पता ही होगा, I-11, I-12, I-13 वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और उसके अलावा जो स्टेमी नॉन स्टेमी वाली थी ना गाइडलाइन के दोनों किस्सों में करना तो हमें स्टेमी ही है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज में मैंने आपको क्या बताया, I-25.10 है वो विदाउट एंजाइना का होता है, और विथ एंजाइना का 119 होगा अनस्पेसिफाइड का। ठीक है, तो क्वेश्चन इसके रिलेटेड में ही आते हैं, तो याद होगा तो फटाफट होगा। उसके अलावा AMI का जो है ना वो I-21.4 है, वो एनस्टेमी का है, और जो स्टेमी है वो पूरी रेंज है ना। साइट का भी होगा तो फिर I-21.0 से लेकर के 3 में से देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से होगा कोडिंग। ओके, और I-25.2 है वो हील्ड मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ओल्ड मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इस तरह से है। ट्रांजिएंट का क्या होगा, R03.0। फिर सेकेंडरी हाइपरटेंशन होगा तो I-15 होगा। अर्जेंसी है, इमरजेंसी हाइपरटेंसिव इमरजेंसी अर्जेंसी, तो फिर क्या होगा, I-16 होगा। रेटिनोपैथी है 35.0 होगा। ठीक है, वो 13 डॉट डैश वाला था वो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन विदाउट प्रोटीन यूरिया, इस तरह से था ना। ठीक है, और O14 वाला था प्री एक्लेम्सिया का था। और क्या था, सीक्वला का देखा था कि I-69 और I-62 I-67 प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है तो जा सकता है। ठीक है, Z8673 था वो TIA का था। ठीक है, तो बस इतना सफिशिएंट है। उसके बाद में ये छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर 10 बहुत ही सिंपल है ये भी, तो इसको हम पूरा करके वाइंड अप करेंगे।
तो चैप्टर 10 में आप देख सकते हो डिजीजेज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, J00 टू J99 इस तरह से रेंज है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम माने लंग के रिलेटेड जो भी होगा ना वो सारा मिलेगा यहाँ पे। सबसे पहले गाइडलाइन है एक्यूट एक्सासर्बेशन ऑफ COPD एंड आस्थमा। द कोड्स इन कैटेगरीज J44 and J45 distinguish between uncomplicated cases and those in acute exacerbation. An acute exacerbation is a worsening or a decompensation of a chronic condition. An acute exacerbation is not equivalent to an infection superimposed on a chronic condition, though an exacerbation may be triggered by an infection. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एग्जासर्बेशन है वो क्या है, इन्फेक्शन से अलग चीज है। ठीक है, एग्जासर्बेशन और इन्फेक्शन जो होता है ना वो कहने का मतलब कि एक ही चीज नहीं है, वो अलग अलग चीज है। ठीक है, तो जहाँ पे एग्जासर्बेशन दिया जाएगा वहाँ पे हमें प्रॉपरली ICD में देखना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में, और एग्जासर्बेशन का ही कोड उठाएंगे हम। ठीक है, क्लियर है? Yes, हेलो, Yes, sir. sir. ठीक है, तो हम यहाँ पे कोड स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा सा। J44 जो होता है COPD है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं अदर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज इंक्लूड्स, माने ये सब इंक्लूड्स का लिस्ट है। और कोड ऑल्सो मतलब कि यहाँ पे टाइप ऑफ आजमा भी हम कर सकते हैं, J44 वाला जो है ना ICD, उसके साथ में अगर एप्लीकेबल मतलब डॉक्यूमेंटेड है तो आस्थमा वाली ICD भी जा सकती है। एडिशनली ये सारा जो है टोबैको डिपेंडेंस, टोबैको यूज, ये सब लग सकता है। और साथ में एक्सक्लूड वन भी है। ठीक है, तो ये जो वन वाला जो है J47, J42, J41 डॉट डैश, ये सारा नहीं जाएगा, J44 वाले के साथ में कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 44.0 है वो रिपोर्टेबल कोड है। इसमें क्या मिल रहा है, COPD विथ लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है ना, यहाँ पे इन्फेक्शन है। फिर दूसरे नीचे मिल रहा है कोड ऑल्सो टू आइडेंटिफाई द इन्फेक्शन, तो ये हमारे पास है डॉक्यूमेंटेशन, तो इन्फेक्शन का अलग से कोडिंग होगा। और 44.1 में क्या है, COPD विथ एक्यूट एग्जासर्बेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन में जब एग्जासर्बेशन होगा तो हमें यही लेना है, ICD जो होगा वो J44.1 ही लेंगे जब क्वेश्चन में मेंशन किया है कि एग्जासर्बेशन ऑफ COPD। ठीक है, और नीचे इसका दिया है कि डीकम्पेंसेटेड COPD के लिए भी यही है, और डीकम्पेंसेटेड COPD विथ एग्जासर्बेशन है तो भी यही है। तो यहाँ पे डीकम्पेंसेटेड COPD के साथ में अगर एग्जासर्बेशन नहीं दिया है तो भी यही यूज होगा, है ना, तो मतलब कि बाय डिफॉल्ट इसको विथ एग्जासर्बेशन ही मान लो। ठीक है, तीसरा जो है वो क्या है, अनस्पेसिफाइड है। COPD तो है लेकिन अनस्पेसिफाइड, मतलब कि ना तो उसमें इन्फेक्शन दिया होगा ना तो एग्जासर्बेशन, तो फिर उस केस में ये वाली ICD हम पिक करेंगे। क्लियर है? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. है ना, तो इसके लिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि ये हमें माइंड में ही रखना है। J44.9 जो है वो अनस्पेसिफाइड COPD है, और J45.909 है वो आस्थमा अनस्पेसिफाइड अनकॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो 9 ये जो 45 वाला है ना वो भी हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग वर्ड के हिसाब से कोड का जो होगा सिलेक्शन अलग होगा। J45 आप देख सकते हो आस्थमा है, इंक्लूड्स लिस्ट है, ये सारा इंक्लूड्स में मिल रहा है लिस्ट में। एडिशनली ये सब है टोबैको डिपेंडेंस, टोबैको यूज अलग से होगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक्सक्लूड वन मिल रहा है। ठीक है, तो एक्सक्लूड वन वाले जो भी है जितने भी ICD है उसके साथ में J45 का नहीं होगा, ICD कोड साथ में नहीं कर सकते। ठीक है, अब कैटेगरी में देखते हैं क्लासिफिकेशन में। तो J45.2 है वो क्या है, माइल्ड इंटरमिटेंट आस्थमा। ठीक है, सब कैटेगरी है और उसके अंदर कोड है, तो 20 है वो क्या है, अनकॉम्प्लिकेटेड है ना, और 21 है वो माइल्ड इंटरमिटेंट विथ acute exacerbation, और 22 है वो विथ स्टेटस आस्मेटिकस। ठीक है, तो तीन तरह के हैं ऑप्शन, अनकॉम्प्लिकेटेड, acute exacerbation और स्टेटस आस्मेटिकस। अब आगे वाला जो है वो क्या है, माइल्ड है लेकिन परसिस्टेंट है, वो इंटरमिटेंट था, और ये जो है J45.3 वो माइल्ड परसिस्टेंट आजमा है। अगेन कैटेगरी वही है, अनकॉम्प्लिकेटेड 30 है, 31 जो है वो एक्यूट एक्सासर्बेशन, और 32 है वो स्टेटस आजमेटिकस।
फिर आगे वाला जो है वो अगेन थोड़ा सा सीवियर हो रहा है, मॉडरेट परसिस्टेंट है। ठीक है, मॉडरेट में फिर इंटरमीडिएट का कोई ऑप्शन नहीं है, मॉडरेट परसिस्टेंट का ही है। तो 40 है वो अनकॉम्प्लिकेटेड, 41 है वो एग्जैसरबेशन, 42 है वो स्टेटस आस्मेटिकस। लास्ट में जो है वो 5 वाला है सीवियर परसिस्टेंट आस्मा। यहाँ पे भी तीनों टाइप है, 50 अनकॉम्प्लिकेटेड, 51 आस्मा एग्जैसरबेशन और 52 स्टेटस आस्मेटिकस। उसके बाद में ये जो है वो अनस्पेसिफाइड है, अदर अनस्पेसिफाइड आस्मा ये 45.9। ठीक है, तो उसमें भी फिर ये जो है वो सब कैटेगरी है, तो कोड अलग अलग है। जे 45.901 है वो एक्यूट एग्जैसरबेशन वाला है, अनस्पेसिफाइड आजमा। और 902 है वो अनस्पेसिफाइड आजमा विथ स्टेटस आजमेटिकस। और उसके बाद में 909 जो कि अनकॉम्प्लिकेटेड है, अनस्पेसिफाइड आजमा अनकॉम्प्लिकेटेड। और लास्ट में J45.99। तो इसमें तीन कोड है, 990 है वो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पाज्म, और 991 कफ वेरिएंट आजमा, और 998 है वो अदर आस्थमा। इस तरह से है। ठीक है, तो सिंपल आजमा दिया होगा ना क्वेश्चन में, तो हमें ये कोड याद रखना है, J45909। ठीक है, तो ये हो गया गाइडलाइन। और बाद में ये जो है वो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पे गाइडलाइन में क्या मिल रहा है, एज विथ ऑल प्रोसीजरल एंड पोस्ट प्रोसीजरल कॉम्प्लिकेशंस, कोड असाइनमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रोवाइडर्स डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द कंडीशन एंड द प्रोसीजर। Code J95851 ventilator associated pneumonia should be assigned only when the provider has documented ventilator associated pneumonia VAP. An additional code to identify the organism, that is Pseudomonas aeruginosa, code B96.5, should be assigned. Do not assign additional codes from categories J12 to J18 to identify the type of pneumonia. ठीक है, तो ये गाइडलाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये बोल रहा है कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया है ना, वो तभी हम करेंगे, ये वाली आईसीडी तभी करेंगे जब प्रोवाइडर ने स्टेटमेंट दिया होगा कि पेशेंट को वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया है। ठीक है, तो अब मैं एक आपको यहाँ पे एक सीन देता हूँ कि इम्प्रेशन में देता है द पेशेंट इज ऑन वेंटिलेटर। ठीक है, और बाद में नंबर 1 में देता है कि पेशेंट हैज न्यूमोनिया। ठीक है, तो इस केस में कौन सा लगाओगे आईसीडी? J189। या है ना, J18.9 ही जाएगा, क्योंकि क्यों पेशेंट भले ही वेंटिलेटर पे है, हमें एज्यूम नहीं करना है कि पेशेंट वेंटिलेटर पे है और पेशेंट को न्यूमोनिया है तो वो लगा दो J95851, ऐसा नहीं करना है ना। क्योंकि यहाँ पे गाइडलाइन क्या है कि प्रोवाइडर का डॉक्यूमेंटेशन भी वो माना जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन प्रोवाइडर ने अगर दे दिया ना तो हम ये कर सकते हैं J95851। और अगर उस केस में फिर ये जो है ना ऑर्गेनिज्म का इंफॉर्मेशन भी है, तो उसका आईसीडी होगा तो वो भी लगाएंगे, लेकिन ये नहीं लगाएंगे, है ना। J12 टू J18 वाला इसके साथ में रिक्वायर्ड नहीं है, बेसिक गाइडलाइन हमें ये बता रही है। ठीक है, उसके बाद में ये है कोड J95851 शुड नॉट बी असाइंड फॉर केसेस वेयर द पेशेंट हैज न्यूमोनिया एंड इज ऑन, ये तो मैंने ऑलरेडी जो बता दिया ना वही चीज़ है। ठीक है, इसको जरूरत नहीं है पढ़ने की। उसके बाद में ये वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया डेवलप्स आफ्टर एडमिशन। ओके, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इन पेशेंट के रेफरेंस में है ये गाइडलाइन। ए पेशेंट में बी एडमिटेड विद वन टाइप ऑफ न्यूमोनिया, कोड J13 pneumonia due to streptococcus pneumonia and subsequently develop VAP. In these instances, the principal diagnosis would be the appropriate code from categories J12 to J18 for pneumonia diagnosed at the time of admission. Code J95851 ventilator associated pneumonia would be assigned as an additional diagnosis when the provider has also documented the presence of ventilator associated pneumonia. तो ये समझ में आया क्या है बता रहा है? पेशेंट को जब एडमिशन हुआ ना, ठीक है, तो ये नहीं था, मतलब वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया नहीं था, कोई और रीजन से, मतलब कि न्यूमोनिया तो था लेकिन वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया नहीं था। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, पेशेंट को रखना पड़ा वेंटिलेटर पे और बाद में हो गया वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया। इस तरह का सीन होगा ना तो फिर यहाँ गाइडलाइन ये फॉलो करनी है। तो क्या दिया हुआ है कि जो प्रिंसिपल डायग्नोसिस होगा वो J12 से लेकर के J18 में से कोई होगा कोड, और ये भी होगा साथ में J95
851। ठीक है, तो इस केस में फिर क्या हो सकता है, जो हॉस्पिटल का जो पेमेंट होगा ना उसमें से कुछ ना कुछ इंश्योरेंस कंपनी काट लेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वेंटिलेटर पे चढ़ाने के बाद तो पेशेंट का कंडीशन इम्प्रूव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। फिर यहाँ पे वैपिंग रिलेटेड डिसऑर्डर, ये क्या होता है? वैपिंग रिलेटेड डिसऑर्डर आइडिया है कुछ? करो। भाप देता है जो। भाप का तो पता नहीं है, लेकिन वैपिंग रिलेटेड डिसऑर्डर से जहाँ तक मैंने पढ़ा है ना, तो ऐसा दिया है कि जैसे कुछ सिगरेट स्मोकिंग को स्टॉप करने के लिए कुछ अलग से कुछ डिवाइस होती है ना, ई सिगरेट और वो सब। ठीक है, तो उसको यूज करने के बाद में जो डिसऑर्डर होता है ना, वो सारा वैपिंग रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। ठीक है, कुछ एक चीज को स्टॉप करने के लिए कुछ डिवाइस दिया है, और उस डिवाइस के यूज की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गया है ना, रेस्पिरेटरी रिलेटेड की ही बात हो रही है। ठीक है, बाकी का नहीं है। तो वो जो होगा वो वेपिंग रिलेटेड डिसऑर्डर होगा। पर्टिकुलरली ई सिगरेट का याद रख लेना है। ठीक है, अगर इंटरव्यू में कोई पूछता है ना तो ये बता सकते हो। तो यहाँ पे गाइडलाइन क्या है? फॉर पेशेंट्स प्रेजेंटिंग विद कंडीशंस रिलेटिंग टू वेपिंग असाइन कोड U07.0। ठीक है, तो हमने दो कोड तो ऑलरेडी देखे हैं। कौन सा है? U07.1 जो होता है वो कोविड 19 का होता है, और यू कोविड जीरो नाइन 19 डॉट नाइन क्या होता है? पोस्ट कोविड 19 पोस्ट इन्फेक्शन, है ना, कंडीशन, सॉरी इन्फेक्शन नहीं है उसमें। ठीक है, अब ये तीसरा है जो कि U07.0 वेपिंग रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो इसको हम प्रिंसिपल डायग्नोज में लगा सकते हैं कब? जब प्रेजेंटिंग विथ कंडीशन रिलेटिंग टू वेपिंग, ये होगा ना तब। ठीक है, फॉर लंग इंजरी ड्यू टू वेपिंग असाइन ओनली U07.0, assign additional codes for other manifestations such as acute respiratory failure subcategory J96.0 और pneumonitis कोड J68.0। ठीक है, तो ये एडिशनल मैनिफेस्टेशन के तौर पे अगर डॉक्यूमेंटेड है तो जा सकता है। ठीक है, तो ये जो J96.0 और J96.00 क्या होता है, और J96.90 क्या होगा? कोडिंग करते हो ना तो आपको तो पता ही होगा क्या होता है। J9600 और J9690। 9600 रेस्पिरेटरी फेलियर वन, अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। ओके परफेक्ट, और 90 अनस्पेसिफाइड होगा, है ना? इस तरह से ही होता है ना, देख Yes. लेते हैं। अनस्पेसिफाई होगा वो। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ये सब होगा ना याद, तो हमें इजीली हो जाएगा। ये है ना अनस्पेसिफाइड रेस्पिरेटरी फेलियर, और 00 होगा तो आपने जो बताया ना एक्यूट वाला, वो होता है एक्यूट। ठीक है, और वेदर हाइपोक्सिया ये सब मतलब के अनस्पेसिफाइड है। ठीक है, और 0102 ऐसा होता है। हाँ है ना, तो अलग अलग ऑप्शन होता है। ठीक है, तो सीपीसी में अगर ये सब कोड माइंड में होगा ना तो काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। उसके बाद में दिया है कि एसोसिएटेड रेस्पिरेटरी साइंस एंड सिम्टम्स ड्यू टू वेपिंग सच एज कॉफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एटसेट्रा आर नॉट कोडेड सेपरेटली। क्यों? क्योंकि ये इंटीग्रल हो जाएगा इसलिए, व्हेन ए डेफिनेटिव डायग्नोसिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। However, it would be appropriate to code separately any gastrointestinal symptoms such as diarrhea and abdominal pain। तो ये क्योंकि नॉट इंटीग्रल है ना, तो उसकी वजह से ये सेपरेटली कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 की गाइडलाइन हमारी हो गई पूरी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है।